एक्सपेरिमेंट, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें हम विदाउट एनी फिल्टर सर्किट, विद पाई सर्किट, विद कैपेसिटर सर्किट, फिल्टर तो आपने आई थिंक पेपर जो अपने कोर्स वर्क में सिर्फ कैपेसिटर फिल्टर पढ़ा है, पाई फिल्टर नहीं पढ़ा। लेकिन पाई फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो रिपल फैक्टर्स को फर्दर बहुत एक लो लेवल तक रिड्यूस कर देता है। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते लैब में तो सबसे पहले आपको मेरे से कुछ डेटा रिक्वायर्ड था, और डेटा की बेस पे आप जो है वो कुछ कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और नेक्स्ट फिर आप उस तरह से प्रोसीड करते हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर अवेलेबल है या जो भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप 15 से 25 वोल्ट की पावर सप्लाई खुद बना सकते हैं। आप ब्रेड बोर्ड पे एक ऐसा सर्किट लगा सकते हैं जिसमें आपकी जो आउटपुट है आपको उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं जीनर डायोड यूज़ करके या डार्लिंगटन पेयर यूज़ करके, तो आप एक कांस्टेंट पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो आपको मेरे से क्या चाहिए, आपको मेरे से रिक्वायर्ड है द आउटपुट, कितनी पावर सप्लाई आपने बनानी है। तो मैं आपको कहती हूँ ओके, वन ग्रुप विल कंस्ट्रक्ट अ पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट एंड अदर ग्रुप वुड कंस्ट्रक्ट अ पावर सप्लाई ऑफ 22 वोल्ट, सो यू दिस इज़ योर असाइनमेंट। तो अब आपने अगर विदाउट फिल्टर है तो आपको एक रेक्टिफायर चाहिए, आपको कोई फिल्टर सर्किट आपने नहीं लगाया और आपने आउटपुट उसकी ऑब्जर्व करनी है। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज टू ऑब्जर्व द आउटपुट। तो ये विदाउट फिल्टर है, वीडीसी मैंने आपको दे दी है। अब आपने उसका रूट मीन वोल्टेज कैलकुलेट करना है जो कि आप ट्रांसफार्मर से अप्लाई करेंगे। तो वीडीसी की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और पाई आपको मालूम है तो वीएम आप कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको आप बाद में वीआरएमएस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से जब आप वीडीसी की बेस पे आपको मालूम है कि जब कोई फिल्टर सर्किट नहीं लगा होता तो आपका रिपल फैक्टर जो है 0.485 आता है। तो जब आप एक्चुअली सर्किट से आप रिपल फैक्टर मेजर करेंगे, रिपल फैक्टर क्या होता है, दिस इज़ अ रेशियो ऑफ एसी ओवर डीसी, यानी कि डीसी ओवर एसी, लेट मी रिमेंबर, आई थिंक इट इज़ yes, yeah, AC over DC, yeah, sorry. So how much AC component is present in the DC, so this is your ripple factor actually. तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने विदाउट फिल्टर के लिए आपने एक सर्किट इम्प्लीमेंट करना है, एंड यू मस्ट रिमेंबर कि अब आपको बड़ा ब्रेडबोर्ड चाहिए, आपको हाई पावर डायोड चाहिए, जो हमने सिल्वर कलर के बड़े से हमने डायोड देखे थे। आपको लोड रेजिस्टर चाहिए। अब आपको लोड रेजिस्टर की वैल्यू नहीं मालूम, आपने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं कि आपने वीएम कैलकुलेट करना है, और ये टेबल से जो वीएम है, और उसके बाद आपने उसको वीआरएमएस में कन्वर्ट करना है 0.707 से मल्टीप्लाई करके, कि जो एवरेज जो आप वैल्यू आपको आइडिया होगा वीआरएमएस क्या है, आपने अपने टॉपिक में पढ़ा होगा। तो ट्रांसफार्मर से असल में आप जो है वो वीआरएमएस जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे कैलकुलेट करके वीडीसी की बेस पे आएगी, ठीक है। वीडीसी हमने इतने वोल्ट की बनानी है, ये आपका टारगेट है। So based on your target, you can calculate the value of input voltage, AC input voltage that must be supplied by the transformer. तो अब आपने ये यहाँ पे लिखा होता है कि आपने इस तरह से वो कैलकुलेट किया। अब फॉर एग्जांपल वो कोई भी वैल्यू आ गई है, 17 आ गई है, 18 आ गई है, तो ये आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। अब आप 18 आप टेस्ट कैलकुलेशंस करें, यहाँ पे आप 18 सब्स्टिट्यूट करें, आप वीएम कैलकुलेट करें और उसके बाद वीआरएमएस कैलकुलेट करें और देखें आपके पास क्या वीआरएमएस आता है जो आपने ट्रांसफार्मर से अप्लाई करना है। देन गो बैक टू द ट्रांसफार्मर पिक्चर आई शोड यू, एंड उसको देखें कि आपने उसको फिर आपको सेट करना है। आपने एक टर्मिनल उसका ग्राउंड में और एक आपने उस रेंज में पिक करना है। जैसे अगर आपकी वैल्यू यहाँ से 15 आती है तो अब आप क्या करेंगे, अब आप 0 से 20 वाली रेंज या 0 से 18 या 24 वाली रेंज सेलेक्ट करके मार्जिन रख के आप ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर से सेट कर लेंगे और फिर 2 वायर्स उसमें कनेक्ट करेंगे और अपने ब्रेडबोर्ड पे इनपुट सप्लाई कर देंगे। तो ये वो वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट कर ली यहाँ से। फिर आपने सर्किट लगाया, आपने इनपुट दे दी और सर्किट आपने लगा लिया। ये देखें भी आपने ट्रांसफार्मर से वीआरएमएस सप्लाई कर दिया, आपने सर्किट लगा दिया। अब आपने आर कैसे कैलकुलेट करनी है। अब आर तो मैंने आपको दी नहीं, आर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आर आप जो है वो पावर से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन है पावर जो करंट पे डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो पावर आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से आप वेट आई शो यू, ओके। तो आपको मालूम है देयर इज़ द रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट। सो P एक्चुअली इज इक्वल टू VDC IDC।
अब वी आपको मैंने वीडीसी आपको मैंने दे दी है, तो अब वहाँ से पावर आपको मालूम है, तो आप वीडीसी और पावर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप करंट फाइंड कर लेंगे, आईडीसी, डीसी करंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कि जो डेफिनेटली आपका वोल्टेज सोर्स है, तो एक इतने वोल्ट का डीसी सोर्स आपको कितनी करंट दे रहा है, सो देयर इज अ पावर डेसिपेशन आल्सो, सो फॉर द गिवन वीडीसी यू कैन कैलकुलेट आईडीसी। तो जब आप आईडीसी कैलकुलेट कर लेंगे तो अब आपको मालूम है कि आईडीसी वीडीसी वी इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब आपके पास आईडीसी भी आपको मालूम है और वीडीसी भी मालूम है, तो वहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। Okay, I was explaining that how we can calculate resistor value. So using power and current and voltage relation, you can calculate R value, and this R you can put here. So what you have to do, you need actually oscilloscope and multimeter, and with oscilloscope you can if you connect one terminal here and one here, you can see the input. It would be sine like wave. And when you connect your oscilloscope on I told you how you can use two channels of oscilloscope, and when you connect oscilloscope between these two terminals, you can see the one sided output, the rectified output, and it is very easy to observe this. And what you have to do next, you have to calculate the ripple factor, and for ripple factor you connect a capacitor here, because you are very much familiar the capacitor passes AC and blocks DC. So DC voltage you can measure across this resistor using a multimeter, by putting a multimeter on DC, and when you measure across voltage across this terminal, ground terminal, and the negative terminal of the battery, we have mentioned VAC, so you can just turn your multimeter on AC terminal and measure AC voltage, and to find the ratio between this, and you can calculate the value close to 0.485 with if your circuit is very good and ideal and there is no any problem, then you can the percentage error between the real value and the your experiment the observed value would be very small. तो इस तरह से आप जो है वो रिपल फैक्टर मेजर कर सकते हैं। और फिर आपने रेगुलेशन के बारे में पढ़ा होगा, और आपने नो लोड और फुल लोड के बारे में भी पढ़ा होगा, ये एक्सप्रेशन कैसे आता है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इन योर कोर्स वर्क। सो वोल्टेज रेगुलेशन यू कैन कैलकुलेट हियर, दिस इज़ द लोड काइंड ऑफ रेगुलेशन। तो अब आप लोड के क्रॉस एक आप वोल्टेज मेजर करते हैं जब आपने कोई आर प्राइम कनेक्ट नहीं किया होता, वो आपका नो लोड होता है, वीडीसी नो लोड। और जब आप उस पर रजिस्टर की वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं, तो आपके पास जो है वो वोल्टेज अक्रॉस आर प्राइम चेंज हो जाएगा, जिसको आप वीडीसी। और जब आप रजिस्टर की वैल्यू चेंज करते जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपका फर्दर जो है वो रजिस्टर का इम्पैक्ट जो है वो वैनिश हो जाता है। फर्दर रजिस्टर चेंज करने से आपका डीसी लोड जो है वो चेंज होना, क्योंकि एक लिमिट होती है उसकी वेरिएशन की, वो वेरिएशन होना बंद हो जाए तो आप उस पॉइंट को कहते हैं कि दिस इज़ वीडीसी फुल लोड। और जब आप वहाँ पे ये सब सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन। इसी तरह से फिर आप नेक्स्ट सर्किट पे आ जाएं। नेक्स्ट सर्किट में आपके पास कैपेसिटर फिल्टर है और पाई फिल्टर है। नाउ आई विल टॉक अबाउट दीज टू कलेक्टिवली। सो हेयर यू कैन you imagine one capacitor and then output, and then there is inductor and capacitor, that is called as pi filter। अब आप इंडक्टर के लिए आप देखें, दो इंडक्टर हमने मेंशन किए हैं, 1 हेनरी 10 हेनरी, और हर इंडक्टर की कॉरेस्पॉन्डिंग एक डीसी रेजिस्टेंस होती है, आरसी जिसको आप कहते हैं। और वो है कि अगर आपका 1 हेनरी का इंडक्टर है तो उसकी 33 है, और 114 होगी अगर आपका 10 हेनरी का इंडक्टर है। तो अब आपने दो सर्किट इम्प्लीमेंट करने हैं, और आपके पास आपको मालूम है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि अच्छा रिपल फैक्टर आपका इस रेंज में है, तो मैं जब इंस्ट्रक्टर के पास आप कैलकुलेशंस के लिए वैल्यूज़ लेने जाते हैं, तो आपको पावर वीडीसी यहाँ पे गिवन होता है, और यहाँ पे आपको गामा 1 और गामा 2 की वैल्यू गिवन होती है, क्योंकि गामा 1 और गामा 2 जो है वो आपको कैपेसिटर कैलकुलेट करने में हेल्प देंगे। तो इसी तरह से आप वीडीसी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। वीडीसी वही है जो मैंने आपको 12 असाइन कर दी पहले से ही। तो अब आपने इम्पैक्ट देखना है कि उसका गामा फैक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो वीडीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप वीएम कैलकुलेट करेंगे और वीआरएमएस कैलकुलेट करेंगे, दैट मस्ट बी सप्लाइड बाय ट्रांसफार्मर। इसी तरह से जब आपके पास पाई फिल्टर है तो आप वीआरएमएस कैलकुलेट करेंगे। गामा 1 गामा 2 इंस्ट्रक्टर आपको ऑलरेडी दे देता है, और वहाँ से आप C1 आर आपको मालूम है, एफ आपको मालूम है, और गामा 1 से आप C1 निकालेंगे। C1 कैलकुलेट करने के बाद C1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आप C2 फाइंड आउट कर लेंगे।
C2 फाइंड आउट कर लेंगे जो आप सर्किट में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ देखें ये आपने कैलकुलेट कर लिया है कैपेसिटर C1, और जब आप इसको सर्किट में इम्पोज करते हैं और उसके बाद आप ऑसिलोस्कोप से आउटपुट देखेंगे तो आपका आउटपुट जो है वो इस तरह से रेक्टिफाइड फर्दर जो है वो उसमें फ़िल्टर नज़र आएगी, क्योंकि अब एक फ़िल्टर सर्किट लग गया है, तो आपके पास आउटपुट ऑसिलोस्कोप पे ऐसी दिखती है रियल सेंस में। और फिर अगर आपने गैमा फैक्टर कैलकुलेट करना है तो आप VDC मल्टीमीटर से इसके क्रॉस और इस कैपेसिटर के क्रॉस आपने एक टेस्ट कैपेसिटर आपने ले लिया है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 8 माइक्रोफैराड से ज़्यादा हो, ताकि वो AC को इजीली पास ऑन कर सके और DC को ब्लॉक कर सके। तो आप रिपल फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे और रिपल फैक्टर जो है वो आपका 0.00 समथिंग इस रेंज में आएगा। फिर इसी तरह से आप रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं, R प्राइम की डिफरेंट वैल्यूज़ इस RL के कॉरेस्पॉन्डिंग आप चूज़ कर लेते हैं। और इसी तरह से पाई फिल्टर में आप ने चूँकि 2 कैपेसिटर कैलकुलेट किए हैं C1 C2, सो आप C1 C2 फाइंड आउट करेंगे तो जब आप आउटपुट देखेंगे तो उसमें जो AC फैक्टर है वो बहुत हद तक माइन्यूट हो चुका होगा। फिर आप इसका गैमा फैक्टर कैलकुलेट करेंगे जो कि 0.000 समथिंग आएगा, और फिर आप उसकी रेगुलेशन करते हैं। तो पावर सप्लाई बनाने का जो है वो एक मेथड है जिसको आपने अडॉप्ट करना है। तो इस तरह से आप पावर सप्लाई का सर्किट जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसमें आपको कैलकुलेशंस की डेफिनेटली ज़रूरत होती है। इसमें आपको जो है वो लॉजिक गेट्स और वेव शेप्स की तरह ऐसा नहीं कि आपको किसी तरह का कोई जो है वो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसको आप अंडरस्टैंड करें। आप अब इसमें ब्रेड बोर्ड आपने जो है वो लास्ट से यूज़ करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब इसकी वर्किंग, इसका ऑपरेशन, अब यहाँ देखें पाई फिल्टर के लिए जो रिपल फैक्टर है वो 000 की रेंज में आता है, ठीक है। 000 यानी बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे देखें ये 0.0, मैंने 00 शायद बोल दिए, इट्स 0.0 समथिंग। और अगर आपका विदाउट फिल्टर है वो तो उसमें देखें कि आपका 0.4 ये लार्जर वैल्यू है। तो जब आप कैपेसिटर्स यूज़ करते जाते हैं तो आपकी जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके बाद आपका जो रिपल फैक्टर है वो रिड्यूस होता है, और आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी आउटपुट जो है वो आपके पास ऑब्टेन होना शुरू हो जाती है। अगर आप अगर मैं आपको कह दूँ कि ये तो मेरी 15 से उस रेंज में है ना, तो अगर मैं आपको कोई ऐसा हमारे पास अरेंजमेंट है कि हम 0 से 10 वोल्ट की हम पावर सप्लाई बना सकते हैं, तो फिर आप अपनी बनाई हुई पावर सप्लाई से 5 वोल्ट सेट करके आप उसको लॉजिक गेट्स के सर्किट में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये जो मेन जो एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने किए हैं मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट टाइम आई होप आई विल एक्सप्लेन ऑसिलेटर एंड दिस काइंड ऑफ सर्किट्स, ठीक है। तो ये मेन थे वेव शेपिंग, लॉजिक गेट्स और पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में इटसेल्फ आपके पास 3 फर्दर एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जिसमें आप रेगुलेशन मेजर करते हैं, विदाउट फिल्टर है, विद कैपेसिटर या पाई फिल्टर है, ठीक है। अभी एक एक्सपेरिमेंट और भी आता है जिसमें आप जीनर डायोड यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने ऑपरेशन पढ़ा होगा। जीनर डायोड जो है चूँकि वो रिवर्स रीजन में काम करता है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके आपको एक जो है वो आपके पास वोल्टेज उसके बाद वेरी नहीं करता एक करंट रेंज के अंदर। आपको अगर पिक्चर याद हो, उसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो, तो इसका मतलब है कि आपने चूँकि वोल्टेज को ही कांस्टेंट रखना होता है, रेगुलेशन का मतलब ये है, तो आप जीनर डायोड